everyone, welcome to Polly's Psychology. I hope you all are doing good. In this video, we'll start the 5th chapter which is Sensory, Attentional and Perceptual Processes. तो ये चैप्टर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ and this video is the first part, so make sure that you watch all the 3 parts in order to gain a proper understanding because this is an important chapter और इसमें बहुत सारे न्यू concepts समझाए गए हैं. तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आता है तो आप एग्जाम में अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल दी वीडियोस. नाउ लेट्स बिगिन. सो अभी मैं आपसे कहूँगी कि आप जिधर भी बैठ के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू टू पॉज द वीडियो फॉर अ मोमेंट एंड लुक अराउंड वेयर यू आर सिटिंग. आप जिस कमरे में बैठे हैं या जिस एरिया में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उसे पॉज करके एक बार लुक अराउंड योर सेल्फ. नाउ व्हाट यू विल नोटिस, अगर आप अपने रूम में बैठे हैं तो आप देखेंगे आपका स्टडी टेबल है, आपके बुक्स रखे हुए हैं, योर बेड, योर विंडो, यू विल नोटिस द फैन, लाइट्स, AC, व्हाटएवर. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो मौजूद हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये सब आप कैसे पहचान रहे हैं? आपको कैसे पता कि जो आपके सामने चीज़ है वो आपका टेबल है, स्टडी टेबल है, या जो आपके सामने में है वो आपकी बेड है जहाँ पर आप सोते हैं या चिल करते हैं, या जो भी, कैसे पता चल रहा है? इट्स वेरी ऑब्वियस, यू वुड से दैट यू आर सीइंग इट. आप देख के बता सकते हो कि ये आप ही का टेबल है, आप ही की किताबें पड़ी हुई हैं उसमें, और ये आपका बेड है, आपका विंडो है, आपका कमरा है. नाउ यू आर सीइंग ऑल दीज थिंग्स. तो हम सी कैसे करते हैं? ये जो चीज़ है हम उसे देख के परसीव कैसे कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं कि जो भी हम देख रहे हैं वो ये चीज़ है, या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हम उसके अकॉर्डिंगली जाके, अभी हम स्टडी टेबल में जाके हम सो तो नहीं जाते उस चेयर में, हम सोते हैं बेड पे, बैठते हैं स्टडी टेबल पे. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो स्टडी टेबल है. वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बेड एंड अ स्टडी टेबल. नाउ दैट इज वेयर लाइज दिस प्रोसेसेस ऑफ सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन. Our knowledge of the world around us depends on these 3 basic processes. मैंने क्या बताया? First is sensation, second is attention and third is perception. तो ये तीनों जो processes हैं ये highly interrelated हैं. Supposing आपने एक चीज़ को देखा तो उससे क्या है, आपका sensory organ जो eyes है उससे आप उसे देख रहे हैं, तो वो एक सेंसेशन है. एक स्टिमुलस को आपने नोटिस किया, दैट इज सेंसेशन. आपने उसे अटेंशन दिया, आई मीन यू टुक सम टाइम टू लुक एट दैट ऑब्जेक्ट. उसके बाद वो चीज़ आपके परसेप्शन में जाएगा. मतलब यू एबल टू नो विद द यूज ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब हमारा बॉडी जो है CNS, हमारा ब्रेन रिएक्शन करेगा उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए. उसके बाद आपको वो चीज़ परसीव होगा, आई मीन समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है. तो ये 3 जो प्रोसेस हैं ये हाईली इंटररिलेटेड प्रोसेसेस हैं. सो दीज 3 आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेम प्रोसेस, कॉग्निशन. यहाँ पे हमारा दिमाग चल रहा है. जब हमारा दिमाग चलता है तभी तो हम बता पाते ना ये चीज़ ये है, या किसी भी 2 चीज़ों में से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. तो इसी सारे चीज़ों को परसीव करने के लिए हम, ताकि हम डिफरेंट स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड कर सकें, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं हमारे अंदर 7 सेंस ऑर्गन्स दिए गए हैं. व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स? सेंस ऑर्गन्स आर दी सेंसरी रिसेप्टर्स और इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम्स. मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन हमें इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस मिलता है. और ये सारी स्टिमुलस और इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसके की यूज़ से हम उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और फिर उसे अटेंड करके हमारे परसेप्शन में भेजते हैं. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 7 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. 5 ऑफ देम दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और वो 5 ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, हमारे आईज, हमारा नोज, our tongue, skin and ears. Okay, so ये 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमें कलेक्शन करता है इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नल वर्ल्ड से. Now besides these we have 2 more sense organ systems which is the kinesthetic and the vestibular system. Kinesthetic और vestibular systems जो हैं, especially mainly kinesthetic, ये हमारे बॉडी की कुछ important information देते हैं about body position and movement, and it also
helps to distinguish between the different qualities of stimuli. Okay, so let's move on to the topic of sense modalities. जैसे कि मैंने बताया कि सेंस ऑर्गन्स जो है, सेंस ऑर्गन्स में ही छुपे हुए रहते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कि ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस को वो गैदर करते हैं, उसके बाद हम उसे परसीव कर सकते हैं. सो सेंस ऑर्गन्स हमें देता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर बताया गया है सेंसेशन का डेफिनेशन, विच इज इट इज द इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टिमुलस और ऑब्जेक्ट registered by a particular sense organ. So the process through which we detect and encode stimuli is sensation. तो sensation का क्या मतलब है कि initial experience of a stimulus है, मतलब the moment you look at an object or a person's face, आपको तभी ही जो first आप जो देखते हैं from through your eyes, वो चीज होता है सेंसेशन. नाउ सेंस मोडालिटीज जो हम पढ़ रहे हैं, सेंस मोडालिटी का क्या मतलब है? सेंस मोडालिटीज कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके की यूज से हम ये 5 सेंसेस का एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हमारा आईज एंड ईयर्स. तो हमारे बुक में ये 2 सेंस मोडालिटीज के बारे में डिस्कस किया गया, सो विल ऑल्सो स्टडी अबाउट दैट. सो बट फर्स्ट यहाँ पर कुछ फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स दिए गए हैं, जैसे कि ये जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्टिमुलेशन से ही काम करते हैं. मतलब कि विच मीन्स कि अगर उस पर्टिकुलर रेंज के आगे या लोअर हो जाए वो स्टिमुलस का बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, तो उस चीज को हम परसीव नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आप आगे भी पढ़ेंगे, जैसे कि एक लाइट को नोटिस करने के लिए, मतलब लाइट को परसीव करने के लिए थ्रू ह्यूमन आइज, वो होना चाहिए 380 to 780 नैनोमीटर्स के अंदर. तो एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्टिमुलेशन होता है, अगर उस रेंज के बाहर चला जाए तो वो हम परसीव नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट लाइमन. ये क्या है? दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ गिवन सेंसरी सिस्टम. व्हाट डज दिस मीन? मतलब कि हर एक कोई भी सेंस मतलब कोई भी आप सेंसेशन समझ लें, in order to perceive that, let's take example of the book itself. वहाँ पर example given है कि अगर आप किसी you're taking a cup of water और a glass of water, a full glass of water, और आप उसमें सिर्फ 2 granules of sugar ऐड करेंगे, वो डिजॉल्व हो जाएगा. अब आप वो वाटर पी के देखिए, क्या आपको वो वाटर स्वीट लगेगा? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज उसमें वाटर का क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और शुगर का क्वांटिटी जो है वो नेग्लिजिबल हो जा रहा है. इसलिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और लाइमन का मतलब है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट लाइमन का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ गिवन सेंसरी सिस्टम. सेंसरी सिस्टम हमारे टंग में भी है, क्योंकि टेस्ट इज वन अमंग द सेंसेशंस. तो तब हमारा टंग जो है वो उस स्वीटनेस को परसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मिनिमम वैल्यू नहीं गिवन था. नाउ ये थिंग जो है, अगर हम धीरे धीरे और डालते जाएंगे शुगर, तब वो ऑफ कोर्स टेस्ट आएगा. सो दिस मिनिमम वैल्यू इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर आवर सेंसरी सिस्टम इन ऑर्डर टू नोटिस दैट स्टिमुलस. मतलब अगर उतना वैल्यू नहीं है तो वो अननोटिसेबल हो जाएगा. जैसा मैंने बताया, एक लिमिटेड रेंज होता है स्टिमुलेशन का, उसे एक्टिवेट करने का. नाउ दिस ऑल्सो वेरीज अक्रॉस इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस. ऐसा हो सकता है कि कभी कभार हमारा डिफरेंट सिचुएशंस हो सकता है, वी डोंट रियली वांट टू डू एनी, वी डोंट वांट टू हैव एनी स्वीट फूड. तो अगर हम खाएंगे भी तो हमें लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है या कम शुगर है. तो ये इंडिविजुअल्स और सिचुएशन से वैरी करता है, लेकिन दिस इज दी मतलब हर एक स्टिमुलस, अगर आप हर एक सेंस ऑर्गन की बात करें तो उसका एक एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या लाइमन होता है. नेक्स्ट इज डिफरेंस थ्रेशोल्ड और लाइमन. नाउ दिस इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ 2 स्टिमुली नेसेसरी टू नोटिस देम एज डिफरेंट. आप कैसे बताते हैं कि दो स्टिमुलस जो हैं वो सेम स्टिमुलस है, लेकिन उनका जो क्या बताऊं कि मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा या कम है? आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? सपोजिंग कि वही वाटर एंड शुगर वाला एग्जांपल लेते हैं, आप 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लेंगे, आप कैसे बताएंगे कि एक ज़्यादा स्वीट है और एक कम स्वीट है? तो जब आप ये चीज़ बता पा रहे हैं, आपका टंग ने टेस्ट करके उस चीज़ को समझ पाया, परसेप्शन हो पाया अटेंशन के बाद, तो तब हम कहते हैं कि वहाँ पर वो डिफरेंशिएट कर सकता है स्टिमुलस, 2 स्टिमुलस के बीच में, और जो उनका डिफरेंस है उसे भी नोटिस कर सकता है. तो जो भी मिनिमम वैल्यू है, मतलब फर्स्ट वाला जो ग्लास है वो कम स्वीट होगा और सेकंड वाला ग्लास जो है वो ज़्यादा स्वीट होगा. तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है
जो उन्हें ज़्यादा और कम बनाता है, दैट स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ द टू स्टिमुली इज नोन एज द डिफरेंस थ्रेशोल्ड और लाइमन. नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअल सेंसेशन. विजुअल सेंसेशन है हमारा मोस्ट हाईली डेवलप्ड अमंग ऑल सेंस मोडालिटीज़, क्योंकि हम अपने विजुअल सेंसेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. हम जब सो रहे होते हैं तब हमारा आंख बंद होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी आर स्लीपिंग और व्हेन वी आर प्रेइंग और व्हेन वी आर डूइंग मेडिटेशन हमारी आइज़ क्लोज्ड रहती हैं. नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी आइज़ जो हैं वो हमेशा से खुला रहता है और काम करता है. हम मोस्टली दिन भर एंटायरली हम आँख खोल के दुनिया को देखते हैं, परसीव करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा डेवलप्ड है among all sense modalities. Now, what is visual sensation? Visual sensation happens when the light enters the eyes and stimulates the visual receptors. मतलब जब लाइट हमारे आंखों के अंदर जा रहा है, विजुअल रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा है, उसके बाद हम उसे उस स्टिमुलस को अटेंशन देके उसे परसेप्शन में भेज सकते हैं. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो वेवलेंथ होता है लाइट का, इन ऑर्डर टू बी नोटिसेबल बाय द ह्यूमन आइज, इट इज 380 नैनोमीटर्स टू 780 नैनोमीटर्स. नाउ इन योर लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई. आप देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमन आई जो मैंने बनाया है उसके 3 लेयर्स होते हैं. आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर को हम कॉर्निया कहते हैं. जो सराउंडिंग टफ लेयर है उसे स्क्लेरा कहते हैं. स्क्लेरा इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ योर आई बॉल. एंड द थर्ड इज द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर जो कि रेटिना है. रेटिना कंटेन्स ऑल द फोटो रिसेप्टर्स एंड इट ऑल्सो कंटेन्स एन एलैबोरेट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स. रेटिना का जो एरिया है वो नेजल और टेम्पोरल हाफ्स में डिवाइडेड है. And this innermost layer of our eye, which is known by the name of retina, it is made up of 5 types of photosensitive cells, and among which rods and cones are most important, because rod cells जो होते हैं they are the receptors for scotopic vision, which is night vision, और ये low intensities of light में operate करते हैं and they lead to achromatic और colorless vision. I mean वाइट और ब्लैक वाले विजन जो कि नाइट टाइम में वो काम करता है. और कोन सेल्स जो है दे आर द रिसेप्टर्स फॉर फोटोपिक और डे लाइट विजन. दे ऑपरेट एट हाई लेवल्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंड लीड टू क्रोमैटिक विजन. तो ये जो है ये डे लाइट विजन के लिए होता है और रॉड्स है नाइट विजन के लिए. नाउ आई इज कंपेयर्ड विद अ कैमरा. जैसे कैमरा के लेंस को हम ऑल्टर करते हैं, आई के भी लेंस होती हैं जिसे हम ऑल्टर करते हैं. ऑल्सो ठीक कैमरा की ही तरह आई में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आंखों के अंदर में जा रहा है ना. उसे कौन करता है कंट्रोल? इट इज डन बाय द आइरिस. व्हाट इज आइरिस? आइरिस इज अ डिस्क लाइक colored membrane lying between the cornea and the lens. So it controls the amount of light entering the eye by regulating pupil dilation. In dim light the pupil dilates and in bright light it contracts. तो कैमरा की तरह ये 2 चीज़ें हमारे आंखों में भी होती हैं. Now talking about the lens. Lens divides the eye into 2 unequal chambers, namely aqueous chamber and vitreous chamber. Aqueous chamber जो है it is located between the cornea and the lens, and it is smaller in size and is filled with a water-like substance called aqueous humor. और जो vitreous chamber है it is located between the lens and the retina. Vitreous humor के अंदर में जो liquid है it is like a jelly like a protein which is known as the vitreous humor. So aqueous chamber has aqueous humor, vitreous chamber has vitreous humor. Now these fluids they help in holding the lens at its appropriate place and it also helps it to maintain a proper shape. They also allow enough flexibility for the occurrence of accommodation. तो ये जो fluids हैं ये हमारे आँखों के लेंस को अप्रोप्रिएटली प्लेस में होल्ड करते हैं और प्रॉपर शेप देते हैं उसे, और उसके साथ साथ वो हमारे आँखों के एक अकरेंस ऑफ एकोमोडेशन जिसे कहते हैं उसके लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं हमारे आँखों को. व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द लेंस चेंजेस इट्स शेप इन ऑर्डर टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स एट वैरिंग डिस्टेंसेस. तो जैसा मैंने बताया कैमरा की तरह होता है हमारी आँखें, तो इसलिए ये सारे प्रोसेस भी हमारे आइज कर सकती हैं. इट इज़ नोन एज एकोमोडेशन. दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द ciliary muscles which are attached to the lens. Now next is दी येलो स्पॉट एंड दी ब्लाइंड स्पॉट. येलो स्पॉट जो है वो एक एरिया है आँखों के, मतलब रेटिना के भी अंदर में आप देख सकते हैं, इनर मोस्ट में है. नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड और मेड बाय दी कोन सेल्स, जहाँ पे कोन्स हाईली concentrated है central region of retina में, which is known as fovea. Now it is known as yellow spot because here there is maximum visual acuity. सबसे ज़्यादा जो अच्छा इमेज है यहीं पे फॉर्म होता है, इसलिए इसे येलो स्पॉट कहते हैं. ब्लाइंड स्पॉट जो एरिया है
हमारे आंखों के अंदर में, देर आर नो फोटो रिसेप्टर्स एंड इन दिस एरिया विजुअल सेंसिटिविटी इज कम्प्लीटली एब्सेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नर्व्स या कुछ भी कनेक्टेड नहीं है वहाँ से, तो वहाँ पर कुछ भी इमेज फॉर्म नहीं हो सकता. सो नो फोटो रिसेप्टर्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट. सो विद दिस वी कंप्लीट द structure of the eye. Let's move on to the topic of adaptation. Visual adaptation एक ऐसा process है जहाँ पर कि हम different intensities of light को adjust करते हैं. मतलब हमारा जो eyes है वो different intensities of light को adjust करके हमें vision देता है. That is visual adaptation. Light adaptation is the process of adjusting to bright light after exposure to dim light. It hardly takes 1 to 2 minutes. मतलब कि अगर आप बहुत देर तक एक अंधेरे रूम में थे या अंधेरे में थे, आप तुरंत से अगर लाइट में जाते हैं तो हमारा आंख जो है थोड़ा सा दर्द करता है और हमें अच्छे से नहीं दिखता फर्स्ट, बट हम जल्द ही देख पाते हैं. 1 से 2 मिनट लेता है ये, उसके बाद हमारा विजन जो है नॉर्मल हो जाता है. सेकेंड इज डार्क एडेप्टेशन. डार्क एडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू डिमली इल्यूमिनेटेड एनवायरनमेंट आफ्टर एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट. सपोजिंग आप बहुत ब्राइट लाइट से आए हैं और उसके बाद आप तुरंत से अगर डार्क रूम में या डार्क एरिया में चले जाते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और अगर डिमली इल्यूमिनेटेड एरिया में जाते हैं तो भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा. एंड यू विल टेक लाइक सम टाइम. ये थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसेस है और कभी कभार ये आधा घंटा भी लेता है, उससे ज़्यादा भी लेता है एडजस्ट करने के लिए. तो डार्क एडेप्टेशन टेक्स टाइम. जो भी एडेप्टेशंस हो रहे हैं हमारे आंखों के अंदर में, वो क्यों हो रहे हैं, वो होता ही कैसे है, कैसे होता है, व्हाट इज द बेसिस. इट हैज़ गॉट अ फोटोकेमिकल बेसिस. हमारे आँख के अंदर में जो रेटिना एरिया है, रेटिना रीजन है, उसमें जो रॉड सेल्स होते हैं, इट हैज़ गॉट अ फोटो सेंसिटिव केमिकल सब्सटेंस. रॉड सेल्स में होता है वो, एंड इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल. तो जब लाइट मॉलिक्यूल्स इस पे गिरता है तो ये केमिकल सब्सटेंस जो है ये इट गेट्स ब्रोकन डाउन और ब्लीच्ड, तो उसके वजह से लाइट अडेप्टेशन होता है. डार्क एडेप्टेशन ऑन द अदर हैंड इज अचीव्ड बाय द रिमूवल ऑफ लाइट. मतलब कि जब लाइट का इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाता है या एक्सपोजर खत्म हो जाता है लाइट से, देन द डार्क एडेप्टेशन टेक्स प्लेस. तो जब लाइट नहीं है तब रॉड सेल्स वापस से रीजनरेट करता है वो पिगमेंट, और वो पिगमेंट को रीजनरेशन के लिए विटामिन ए इज़ वेरी 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 इसेंशियल. सो विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए दैट सेम केमिकल इज़ अगेन रीजनरेटेड. सो दैट्स वाई डार्क एडेप्टेशन जो है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और इसलिए विटामिन ए डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है, दे डू नॉट अचीव डार्क एडेप्टेशन एट ऑल एंड दे फाइंड इट रियली डिफिकल्ट टू मूव इन द डार्क. सो द कंडीशन इज जनरली नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस. आपने सुना भी होगा ना. जैसा कि रॉड सेल्स में रोडोप्सिन है, वैसे ही कोन सेल्स जो होता है उसमें भी एक केमिकल है जिसे कि हम कहते हैं आयोडोप्सिन. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट टॉपिक इज कलर विजन. व्हाट इज अ कलर? कलर एक साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ आवर सेंसरी एक्सपीरियंस. नाउ जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारा जो एक लिमिटेड रेंज होता है स्टिमुलेशन का, तो एक लिमिटेड रेंज में हम देख सकते हैं 380 टू 780 नैनोमीटर्स के अंदर में जो लाइट्स होता है हम वो परसीव कर सकते हैं. इससे ज़्यादा या कम जो है दैन द विजिबल स्पेक्ट्रम, ये हमारे आंखों के लिए हार्मफुल हो सकता है. टॉकिंग अबाउट द सनलाइट, इट हैज़ गॉट द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स जस्ट लाइक द रेनबो. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कलर? नॉर्मल कलर विजन में अगर हम जिस पर्सन का नॉर्मल कलर विजन है वो अबाउट 7 मिलियन शेड्स ऑफ कलर को डिफरेंशिएट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको कोई कलर ब्लाइंडनेस ना हो या फिर कोई आंखों का प्रॉब्लम नहीं हो. उसका कलर विजन नॉर्मल है तो वो 7 मिलियन शेड्स ऑफ कलर को डिफरेंशिएट कर सकता है. टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस, तो डायमेंशंस कुछ दिए गए हैं, कुछ टर्म्स डिस्कस किए गए हैं कलर के अंडर में. फर्स्ट इज ह्यू. ह्यू का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ द क्रोमैटिक कलर्स, जैसा कि नेम, येलो, ब्लू, ग्रीन. Next is saturation. Saturation is the relative amount of hue of a surface or object, and it is also a psychological attribute. Brightness is the third point. Brightness is the perceived intensity of light. अगर ज़्यादा bright है तो हम उसे bright कहते हैं, और अगर कम light है तो हम उसे कम bright कहते हैं. That is the perceived intensity of light. Now talking about the color mixtures. There is an interesting relationship among colors. They form complementary pairs. तो अगर हम different colors को correct proportions में complementary colors को मिलाते हैं तो वो हमें achromatic मिलता है. achromatic color का मतलब है ग्रे या वाइट कलर. तो अगर correct proportions में supposing हमने रेड ग्रीन
या येलो ब्लू, इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। इन्हें अगर हम करेक्ट प्रोपोर्शंस में मिलाते हैं तो हमें एक्रोमेटिक कलर्स मिलता है। नाउ रेड, ग्रीन एंड ब्लू आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स बिकॉज ऑन मिक्सिंग the light of these three colors can produce almost any color. So the most common example is the television screen. It contains spots of blue, red, green colors. The combinations of these three produce different colors and shades that we see on the TV screen. नेक्स्ट इज आफ्टर इमेजेस। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है रिलेटेड टू विजुअल सेंसेशन, क्योंकि इसमें बताया गया है कि विजुअल स्टिमुलस जो है उसका इफेक्ट भले ही आप कुछ टाइम बाद उसे हटा भी दो, वो स्टिमुलस ना भी रहे, तो भी हम उसका जो परसेप्शन है वो हमारे दिमाग में या आंखों में रहता है। द इफेक्ट ऑफ विजुअल स्टिमुलस परसिस्ट फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट स्टिमुलस फ्रॉम द विजुअल फील्ड। सो दिस इज कॉल्ड आफ्टर इमेज। तो आफ्टर इमेजेस जो है वो आइदर पॉजिटिव आफ्टर इमेज हो सकता है या फिर नेगेटिव आफ्टर इमेज हो सकता है। पॉजिटिव आफ्टर इमेज ओरिजिनल स्टिमुलस को रिजेंबल करता है in terms of hue, saturation and brightness, and they usually occur after brief intense stimulation of dark adapted eyes. On the other hand, negative after images they appear in complementary colors. तो ये images जो हैं they appear when a person stares at the patch of a particular color for at least 30 seconds, और उसके बाद अगर वो अपने गेज को ट्रांसफर करता है एक न्यूट्रल बैकग्राउंड जो कि एक्रोमेटिक कलर से जैसे वाइट और ग्रे, तब उसे वही चीज दिखाई देता है। If the person looks at the blue color, the negative image will appear in yellow. So this is negative after image. Okay, so now let's move on to the last topic for this video, auditory sensation. Auditory sensation जो है हमारे कान जो हैं ears, they provide reliable spatial information. इसका मतलब है कि it helps us to orient us to डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल्स, हमें पहुंचाता है वहाँ तक, एंड वाइटल रोल इन स्पोकन कम्युनिकेशन। सो ऑफ कोर्स आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? जब आप किसी को बोलता हुआ सुनेंगे या किसी को आपके आगे आके बात करता हुआ सुनेंगे तब आप रिप्लाई देते हैं। आप कैसे देते हैं रिप्लाई? बिकॉज आपको उनकी जो भी वर्ड्स हैं, उनके बात हैं, आप अपने कान से उस स्टिमुलस को सुनते हैं और देन परसीव करते हैं, उसके बाद आप रिएक्शन देते हैं। जो ईयर जो है इट इज़ प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ ऑडिटरी स्टिमुली। तो जो भी साउंड है, नॉइज है, आवाज़ है, उसे परसीव करने के लिए हमारा ईयर जो है इट इज़ द प्राइमरी रिसेप्टर। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईयर? ईयर का फंक्शन होता है हियरिंग एंड टू मेंटेन बॉडी बैलेंस। द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। तो ईयर का जो स्ट्रक्चर है उसे 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट होता है पिन्ना से। पिन्ना जो है हमारा, जो कान आप जिसको टच करके देख सकते हैं, लोअर वाला पार्ट, वो इट इज़ अ कार्टिलेजिनस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। वहीं से ही साउंड वेव्स जो है कलेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी मीटर्स, जो लंबा सा आपको दिख रहा होगा, यू कैन चेक आउट द डायग्राम। इट इज द कैनल प्रोटेक्टेड बाय हेयर एंड वैक्स एंड इट कैरीज द साउंड वेव्स फ्रॉम द पिन्ना टू द टिम्पैनम। जो एंड में, ये जो ऑडिटरी मीटर्स के एंड में जो आपको मेम्ब्रेन सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, दैट इज द टिम्पैनम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वहाँ तक पहुँचाता है साउंड वेव्स को। फर्स्ट पिन्ना कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को एंड देन थ्रू दिस कैनल ऑफ ऑडिटरी मीटर्स पहुँचता है साउंड और वाइब्रेशंस जाके टिम्पैनम तक, विच इज़ द ईयर ड्रम। जो कान के पर्दे बोलते हैं ना, इसी ईयर ड्रम को बोलते हैं। नेक्स्ट इज द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर स्टार्ट होता है टिम्पैनम से, जहाँ पर साउंड वेव्स हमारा पिन्ना से पहुंचता है टिम्पैनम तक। तो टिम्पैनम से स्टार्ट होता है मिडिल ईयर। टिम्पैनम के बाद एक टिम्पैनिक कैविटी आता है विच लीड्स टू द यूस्टेशन ट्यूब। नाउ यूस्टेशन ट्यूब मेंटेन्स द एयर प्रेशर इन टिम्पैनिक कैविटी। सो ये जो है, ये यूस्टेशन ट्यूब जो है, ये इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द फैरिंग्स। तो फैरिंग्स को कान से कनेक्ट करता है। फैरिंग्स एक पार्ट ऑफ थ्रोट है, इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप किसी कान में कोई ड्रॉप या कुछ मेडिसिन लेते हैं तो आपको गले में कुछ उसका टेस्ट सा आता है। वो क्यों आता है? कुछ कड़वा सा या कोई टेस्ट आपको गले में फील होता है, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड। योर यूस्टेशन ट्यूब कनेक्ट्स द थ्रोट एंड योर ईयर्स। तो फैरिंग्स के पार्ट से वो कनेक्टेड है। So the main function of eustachian tube is to maintain air pressure in the tympanic cavity. तो tympanic cavity में जब ये vibrations जाके पहुंचता है, it sends it to the 3 ossicles. Ossicles हैं malleus, जिसे हम hammer कह सकते हैं, incus, anvil, और the stapes. Stapes है stirrup. ये 3 ossicles जो हैं हमारे कान के अंदर में, they just intensify the vibrations into 10, मतलब 10 गुना ज़्यादा वो बढ़ा देते हैं उस साउंड को, और फिर वो सेंड कर देते हैं वो वाइब्रेशंस को हमारे इनर ईयर तक। इनर ईयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जिसे हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को प्रोटेक्ट किया हुआ है एक बोनी लैबिरिंथ, और ये दोनों के बीच में एक जो फ्लूइड होता है उसे हम पेरीलिम्फ कहते हैं।
ये जो बोनी लैबिरिंथ है, बोनी लैबिरिंथ कंस्टिट्यूट्स द सेमी सर्कुलर कैनल्स, वेस्टिब्यूल कैविटी और द कॉक्लिया. ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है कॉक्लिया. सेमी सर्कुलर कैनल्स जो होते हैं, दे हैव गॉट फाइन हेयर सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू पोस्चरल चेंजेस एज वेल एज द बॉडी ओरिएंटेशन, चेंजेस इन द बॉडी ओरिएंटेशन. नाउ इनसाइड दिस बोनी कॉक्लिया, जो कॉक्लिया है द कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बोनी कॉक्लिया के अंदर में एक मेम्ब्रेनस कॉक्लिया है जिसे कि हम स्कैला मीडिया भी कहते हैं. और इसी स्कैला मीडिया में इट इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ, हैज अ स्पाइरली कॉइल्ड मेम्ब्रेन known as basilar membrane. Basilar membrane के अंदर में it is constituted of fine hair cells arranged in a series to form the organ of Corti, which is the main organ for hearing. Remember, organ of Corti is the main organ for hearing. मैं फिर से आपको working of the ear समझा दूं कि कैसे एक sound जब environment से आता है तो हम उसे कैसे perceive करते हैं. सबसे पहला पिन्ना जो है हमारा, it collects the sound waves, then it transfers it to the tympanum. टिम्पैनम जो है ये साउंड वाइब्रेशंस को पहुंचाता है 3 ऑसिकल्स तक. ऑसिकल्स उस वाइब्रेशंस को इनटू 10 इंटेंसिफाई कर देते हैं, मतलब 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं उसका इंटेंसिटी, और वो चला जाता है इनर ईयर में. इनर ईयर के अंदर में जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है कॉक्लिया, इट रिसीव्स दी साउंड वेव्स. और इस कॉक्लिया में जो मौजूद है एंडोलिम्फ जो फ्लूइड, वो दैट इज सेट इन मोशन due to the vibrations. Now this in turn it vibrates the organ of Corti, और ये जो information है through the auditory nerve पहुंच जाता है auditory cortex में, और उसके बाद हम इस sound को perceive कर लेते हैं. तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कानों का जो स्टिमुलस है वो है साउंड. तो साउंड होता क्या है, साउंड कहाँ से आता है? साउंड रिजल्ट्स फ्रॉम प्रेशर वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई प्रेशर में चेंजेस हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल्स जो है एयर का वो अप एंड डाउन होता है, और उसी की वजह से वाइब्रेशंस हमें फील होता है या हमें परसीव हो सकता है, हमारा कान जो है वो उसे परसीव करता है. तो साउंड रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रेशर वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और साउंड जो है इट ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 1100 फीट पर सेकेंड. साउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसा कि एम्पलीट्यूड का मतलब है अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर और द एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द रेस्ट. वेवलेंथ का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन टू क्रेस्ट. तो जैसे कि डायग्राम गिवन है, 2 वेव्स बनाया गया है साउंड का, 2 क्रेस्ट अपर पार्ट, दोनों वेव्स का उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहते हैं. लाउडनेस, पिच और टिम्बर और 3 कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड के. लाउडनेस इज डिटर्मिन्ड बाय द एम्पलीट्यूड. पिच इज द हाइनेस और लोनेस ऑफ अ साउंड, मतलब साउंड की जो वॉल्यूम है वो पिच है. टिम्बर इज द नेचर और क्वालिटी ऑफ द साउंड. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बाकी के टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे. आई होप यू ऑल लाइक इट. प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.